हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन अगेन मॉक टेस्ट पेपर पे है और मॉक टेस्ट पेपर में हमने ऑलरेडी 2022 मार्च एंड नवंबर के एमटीपी पे डिस्कशन कर लिया था रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग जून 2022 की एमटीपी पे डिस्कशन करने वाले हैं और आज ना मार्च, नवंबर, जून इन तीनों की ही जो मॉक टेस्ट पेपर है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स उसकी कॉपी दैट इज़ उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमने पहले भी बोला था कि टेलीग्राम पे अपलोडेड है बट अभी तक वो अपलोड नहीं हुई थी। तो आज की डेट में ये तीनों ही मॉक टेस्ट पेपर हम अपलोड कर देंगे एंड दिसंबर की मॉक टेस्ट पेपर अब हम लोग इसके बाद डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोग्राम इज़ यूज फॉर फाइंडिंग। ये हमने पहले भी बताया कि अगर हम लोग हिस्टोग्राम की बात करें तो ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट हम लोग ये फाइंड आउट कर सकें कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, दैट इज़ मोड का कैलकुलेशन कर पाए। मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट, डेटा आर सेड टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर वो डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी डेटा, और अगर किसी और के थ्रू डेटा कलेक्ट करा रहे हैं तो सेकेंडरी डेटा। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इसमें खुद जा करके डेटा कलेक्ट कर रहा है तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास 2030 इन द फॉलोइंग डेटा इज। अब बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट 2030 देखे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखे और आंसर टिक कर आते हैं 28, बट नहीं, यहाँ फ्रिक्वेंसी पूछा और यहाँ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है बेटा, हम लोग जब एड ऑन करते हैं फ्रिक्वेंसीज को, मतलब पहली फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी 5 होगी, फिर यहाँ क्या होगा 13 - 5, मतलब यहाँ वैल्यू 10 to 20 जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी रही होगी 8, तभी ना 5 + 8 करके 13 आया होगा। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे तो 28 - 13 करने पे वैल्यू आएगी 15 और यही हमारी फ्रिक्वेंसी है क्लास 2030 की। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, देयर वेर 200 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इन विच 150 वर मैरिड, टोटल मेल एम्प्लॉयज वर 160, आउट ऑफ 120 वर मैरिड। व्हाट वाज अ फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉय। सेम पैटर्न पे हमने पहले के भी मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। देखो बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको डायग्राम बना लेना होता है। कह रहा है कि एक ऑफिस है जिसमें 200 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कितने हैं टोटल 200, इसमें से 150 मैरिड है, तो 150 अगर मैरिड है तो नो डाउट 50 क्या हुए, अनमैरिड। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि टोटल मेल एम्प्लॉयज़ वर 160। अब इसमें मैरिड अनमैरिड के अलावा मेल फीमेल भी है, तो 160 मेल है बट ऑब्वियस 40 क्या हो जाएंगी, फीमेल। 160 आउट ऑफ विच 120 वर मैरिड। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि टोटल मेल मेंबर्स कितने 160, जिसमें से मैरिड कितनी है 120, और ओवरऑल 200 एम्प्लॉयज़ में से मैरिड कितने हैं 150, तो नो डाउट इसमें से 120 मेल मेंबर होंगे तो बाकी 30 क्या होंगी, फीमेल मेंबर। क्लियर। टोटल मेल है कितने 160, उसमें से अगर 120 मेल मैरिड है तो 40 क्या होंगे, अनमैरिड, तो बाकी 10 फीमेल अनमैरिड होंगी। व्हाट वाज अ फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉयज़, देख लो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ जो कि अनमैरिड है वो कितनी है 10, तो करेक्ट आंसर होगा बी 10। नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू। अब अगर क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो फॉर्मूला सिंपल है क्वार्टाइल डेविएशन का, क्या है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि हमारे पास ये इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या हम Q1 Q3 निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बट सबसे पहला जो स्टेप है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का होगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, 10 15 17 18 20, और जो लिखते जाना उसको कट भी करते जाना, 22 25 28 29 एंड 32 34, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है kn+1/4, और यहाँ पे k कितना हो गया 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 1/4 तो ये हो जाएगा 12/4, दैट इज थर्ड टर्म, ठीक है। और Q3 कितना हो जाएगा, सीधे 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 9th टर्म हो जाएगा। अब क्या यही आंसर है, नहीं, यहाँ पे हमने टर्म निकाला है। थर्ड टर्म कितना है 17, और 9th टर्म कितना है 3 6 9, ये है 29। Q3 आ गया, Q1 आ गया, बस अब हम दोनों को माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा 29 - 17 डिवाइडेड बाय 2, और 12/2
और करेक्ट आंसर होगा 6, तो करेक्ट आंसर होगा बी 6। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमने बताया था कि 1 से स्टार्ट होता है, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, और सिंपली हम लोग क्या निकालेंगे एक्स स्क्वायर निकालेंगे 1 4 9 16 25। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज वो है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। आप देखो मेरे पास समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आएगा, इसका टोटल निकालोगे 55 और समेशन एक्स का टोटल निकालोगे तो 15। बस आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा √2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी √2। नेक्स्ट, if the profit of a company remains same for the last 10 months then the standard deviation of the profit of the company would be। अब अगर प्रॉफिट सेम है मतलब x हमारा क्या है सेम है, तो जब x सेम होगा तो जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ना तो वैल्यू 0 ही आएगी। लेट्स से मान लेते कि मेरे पास x है 1 1 1 1, अब x स्क्वायर निकालोगे तो 1 1 1 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मान लो कैलकुलेट करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो हमेशा याद रखना कि अगर x की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 0। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल लेके देख लेना, करेक्ट आंसर होगा सी 0। नेक्स्ट, अ बैट्समैन इन हिज 20th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 120 एंड thereby increases his average by 5. What is his average after 20th इनिंग? अब इस क्वेश्चन में देखो सिंपली क्या कह रहा है कि 20th इनिंग में जो उसका स्कोर था वो था 120, और उसके बाद ना आफ्टर 20th इनिंग एवरेज ओवरऑल कितने से बढ़ेगा हर बार +5 से। तो मान लेते हैं क्योंकि 20th इनिंग की तो वैल्यू दी हुई है, हम ये मानते हैं कि जो एवरेज है ऑफ 19th इनिंग वो हमारा x है, तो टोटल स्कोर 19th इनिंग में कितना होगा 19 मल्टीप्लाई बाय x। अब अगर हम स्कोर की बात करें आफ्टर 20th इनिंग के बाद का स्कोर अब हम बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं क्योंकि ये 19x हो गया 19th इनिंग का स्कोर एंड 120 हो गया 20th इनिंग का स्कोर। तो जो आफ्टर 20th इनिंग स्कोर आएगा वो कितना आएगा 19x प्लस 120। तो क्या हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। 19x प्लस 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू x प्लस 5। क्योंकि ये कह रहा था कि 20th इनिंग के बाद हर बार एवरेज कितने से बढ़ने वाला है 5 से। बस अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 19x प्लस 120 इज इक्वल टू 20x प्लस 100, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 20। तो जो एवरेज आएगा आफ्टर 20th इनिंग वो कितना है x प्लस 5, और हम कह सकते हैं 20 प्लस 5 दैट इज 25। तो उसका एवरेज कितना आ रहा है 20th इनिंग के बाद 25, तो करेक्ट आंसर भी होगा 25। अब ऑप्शन में ना करेक्ट आंसर सी दिया है 65, ये 65 नहीं होगा 25 होगा, करेक्ट आंसर होगा सी 25। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम द डैश इज मिनिमम। अब देखो ये चीज़ कह रहा है कि सम किसका निकालेंगे डेविएशन के स्क्वायर से, मतलब हम मीन के स्क्वायर से, जब हम मीन से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उसका स्क्वायर करके सम करते हैं ना तो ये हमेशा मिनिमम आता है, ठीक है। और अगर यही चीज़ मीडियन के लिए होता तो यहाँ स्क्वायरिंग नहीं होती, सीधे सीधे जब हम मीडियन से डेविएशन निकालते हैं उसका सम करते हैं तो भी मिनिमम आता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के लिए बोला था तो करेक्ट आंसर होगा ए अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, व्हेन मीन गिवन है मोड गिवन है तो फिर वैल्यू ऑफ मीडियन क्या होगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपने डिस्कशन सेशन में कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना, मीडियन की वैल्यू आएगी 3.09 जो कि ऑप्शन ए में दी है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 14 एंड मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म इज 18। तो फिर ओवरऑल 5 टर्म्स की जो मीन है वो कितनी होगी? सिंपल है, देखो फर्स्ट 3 टर्म मतलब a प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, इसका जो टोटल है, इसका जो मीन है वो कितना आ रहा है 14, और नेक्स्ट 2 टर्म मान लेते हैं d प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मीन कितना है 18। तो फिर पाँचों टर्म का मीन कितना होगा? बस सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे,
यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 42 और d प्लस ई कितना हो जाएगा 36। बस अब अगर हम लोग रिक्वायर्ड मीन कैलकुलेट कर लें तो बहुत ही ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पांचों टर्म का ऐड करना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5। क्या मेरे पास सबकी वैल्यू दी है? हाँ दी है। इसकी वैल्यू दी है 42 और इसकी वैल्यू दी है 36, और इसको फर्दर सॉल्व करके वैल्यू आएगी 15.6, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल x इज टू बी 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 प्लस 5x क्या होगा? सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना है। कैसे? ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये y इज इक्वल टू 50 प्लस 5x दिया है, मतलब लाइन इक्वेशन दिया है। और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया था कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? मॉड 5 स्टैंडर्ड डेविएशन x। मॉड ओपन होने पे भी वैल्यू क्या रहेगी? प्लस ही रहेगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन इज, इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि अगर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो ये 2/3 होता है ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज गिवन है, तो आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में Q1 दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हमारे पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दिया है। अब यहाँ देखो क्वार्टाइल का रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट, तो Q3 माइनस Q1, और सेमी इंटर मतलब इसका आधा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 18। वैसे इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन हमने किया है फॉर्मूले पे। और Q1 की वैल्यू क्योंकि मेरे पास दी है, तो हम क्या करेंगे? Q1 की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे 142 इज इक्वल टू 36, और फर्दर जब Q3 का कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 138। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमसे मीडियन पूछा और हमारे पास Q1 आ गया, Q3 आ गया, तो मीडियन का एक ये भी फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये 25% को शो कर रहा है, ये 75% शो कर रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा Q3 दैट इज 178 प्लस Q1 दैट इज 142 डिवाइडेड बाई 2, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे आंसर आएगा 160। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट, क्यूबिक रूट है बेसिकली, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3, 4 की जगह लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ओवरऑल यहाँ हो गया 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3, और क्योंकि ये क्यूबिक रूट है तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और हम कह सकते हैं 4। तो करेक्ट आंसर होगा ए 4। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको फाइंड करना है ई एक्स। अब क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है, fx दिया हुआ है, सिंपली ई एक्स मतलब क्या हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 2 3, और fx कितना कैलकुलेट करके दिया हुआ है? 1/2 1/3 1/6। आपको सिंपली क्या करना है? x fx मतलब fx का टोटल कैलकुलेट कर लेना है। ये आएगा 1/2 2/3 3/6, और सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करके वैल्यू जो आएगी फाइनल वो होगी 1.67। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, a husband and a wife appear in an interview for 2 vacancies in the same spot. The probability of husband selection is 3/5 and that of wife selection is 1/5. Then the probability that only one of them is selected is. अब देखो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज़ पूछा है, कह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही दो अलग अलग वैकेंसीज के लिए अप्लाई किए इन द सेम पोस्ट। अब हस्बैंड के सेलेक्ट होने के चांसेस 3/5 है और वाइफ के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/5 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है? दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। अब दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, इसके चांसेस आपको बताने हैं। तो हस्बैंड के सेलेक्ट होने के चांस कितने? 3/5। नो डाउट ना सेलेक्ट होने के चांस कितने होंगे? 2/5। वैसे वाइफ के सिलेक्ट होने के चांसेस है 1/5, तो ना सिलेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे? 4/5। अब हमसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, पहले ये समझो। मान लेते हैं कि जो हस्बैंड का सिलेक्शन है वो है ए और जो वाइफ का सिलेक्शन है वो है बी। तो हमसे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी है वो पूछा है प्रोबेबिलिटी कि अगर ए सेलेक्ट होगा तो बी सेलेक्ट नहीं होगी, और अगर बी सेलेक्ट होगी तो ए सेलेक्ट नहीं होगा। यही ना बोल रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। होपफुली क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि हस्बैंड का जो सिलेक्शन का चांस है उसको हम लोग डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ए से, और वाइफ के सिलेक्शन का चांस होगा बी से। तो प्रोबेबिलिटी ए के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने? 3/5। तो ए के
ना सेलेक्ट होने के चांस कितने होंगे 2/5। वैसे ही वाइफ के सिलेक्ट होने के चांसेस है 1/5, तो ना सेलेक्ट होने के चांसेस होंगे 4/5। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोला है, कह रहा है कि दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, दोनों एट अ टाइम सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो ये है। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, सबकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। इसकी वैल्यू है 3/5, 4/5 प्लस 1/5, 2/5। इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 14/25, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा 14/25। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड पुट इनटू अनदर बैग। उस अनदर बैग में 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स पहले से है। अब बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द सेकेंड बैग, और सेकेंड बैग से आप रैंडमली बॉल ड्रॉ कर रहे हो। तो आपको ये बताना है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, जो हमारे पास फर्स्ट बैग है, बैग नंबर 1, अगर उसकी बात करें तो उसमें 5 रेड है एंड 4 ब्लैक बॉल है। इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है। और बैग 2 में भी दिया हुआ है कि ऑलरेडी 3 रेड है एंड 7 ब्लैक बॉल है। अच्छा, कह रहा है कि फर्स्ट बैग से बॉल हम जो भी रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं वो सेकेंड बैग में डाल रहे हैं, और फिर सेकेंड बैग से जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ये मान लेते हैं कि बैग 1 से जो बॉल हमने निकाली वो रेड थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 रेड है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, क्योंकि ओवरऑल कितनी बॉल है 9, तो टोटल हो गया 5/9। अब अगर हम मान रहे हैं कि फर्स्ट बैग से हमने ड्रॉ किया रेड बॉल और उसको सेकेंड बैग में डाल दिया, तो जो बैग 2 है उसमें से रेड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 3 की जगह कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर। और क्योंकि ये जो बैग्स है इनका जो टास्क है ये डिपेंडेंट है, क्योंकि फर्स्ट बैग से निकाला और सेकेंड बैग में डाला, तभी तो हमारे रेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी रेड की क्या हो जाएगी, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/11। इसी तरीके से हम कर लेंगे कि अगर बैग 1 में से हमने ड्रॉ किया और मान लेते हैं कि ब्लैक बॉल हमने ड्रॉ की, तो 4/9 हो जाएगा। अब इस ब्लैक बॉल को हम सेकेंड बैग में डाल देंगे, तो सेकेंड बैग में अभी भी 3 रेड है और 8 ब्लैक बॉल हो जाएगी। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जब हम सेकेंड बैग से ड्रॉ करेंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बैग 2 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 दैट इज 11। क्लियर। अब अगेन ये जो है डिपेंडेंट टास्क है, क्योंकि हमने बैग 1 से बॉल निकाली और बैग 2 में पुट की, तभी तो प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो सेकेंड, तो इस टास्क की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी, 4/9 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 3/11। क्लियर। अब क्योंकि सिंपली देखो, एक बार हमने रेड ड्रॉ करके ऐड किया, फिर हमने ब्लैक ड्रॉ करके ऐड किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला था कि फर्स्ट बैग में क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड बैग में जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तब रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये जो दोनों टास्क हमने निकाला, एक बार रेड निकाला फिर उसको ऐड किया और फिर प्रोबेबिलिटी रेड की निकाली, वैसे एक बार ब्लैक माना कि ड्रॉ किया है और उसके बेसिस पे रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली। तो ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आया था 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/11 प्लस 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/11। बस अभी हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 99, और हम कह सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 99। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 32 डिवाइडेड बाय 99। सिंपल क्वेश्चन था। सिंपली इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक बैग से हमने बॉल निकाल के सेकेंड बैग में ऐड किया। इस पैटर्न पे अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स बी अ पॉइजन वेरिएट्स विथ पैरामीटर 1। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है m, जो कि 1 दिया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5, कि x की जो वैल्यू है वो 5 से कम होगी पर 3 से ज़्यादा होगी। तो नो डाउट हम किसकी बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 की, और फॉर्मूला हमें पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, e टू द पावर -1, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू कितनी दी है 1, m टू द पावर x, m क्या है 1 है, टू द पावर x 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.36
783 डिवाइडेड बाय 24 और फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.015326, तो करेक्ट आंसर होगा ए। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर इज। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है कि हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सक्सेस के चांस कितने हैं वो नहीं दिया है, बट फेलियर के चांस दिए हैं ना कि नॉट स्विमर कितने 1/5, तो नो डाउट सक्सेस कितना आ जाएगा 4/5। और हमारे पास x कितना बोला है, कह रहा है कि 5 में से 4 स्टूडेंट हम मान रहे हैं कि स्विमर होंगे। हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 स्टूडेंट में से 4 स्विमर हो सकते हैं। तो n कितना है 5, सबकी वैल्यू दी हुई है, सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो p x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू n कितना है 5 c 4, क्योंकि यहाँ पे n c x होगा। अच्छा अब p की वैल्यू कितनी थी 4/5 टू दी पावर 4 एंड q की वैल्यू कितनी है 1/5 टू दी पावर 5-4। अच्छा इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ना इसी तरीके से आंसर दिया हुआ है। ये हो जाएगा 4/5 टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 1, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू दी है, p की वैल्यू दी है, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएंस। सिंपल है, अगर हमसे वेरिएंस पूछा है और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो npq की बात कर रहा है। अब n कितना दिया हुआ है 9, p कितना दिया है 1/3, तो बट ऑब्वियस q कितना होगा, मतलब अगर p की वैल्यू 1/3 है तो q की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस p, तो ये हो जाएगा 2/3। ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 2। वैल्यू ऑफ वेरिएंस पूछा था तो वेरिएंस की वैल्यू आ गई 2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो हमेशा होता है 1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन px इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 12, तो फाइंड ex। सिंपल है, सिंपली यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा e टू द पावर -m, m टू द पावर 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e टू द पावर -m, m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e टू द पावर -m कट गया। अच्छा m टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमेशा 1 होगी। याद रखना कि अगर बेस आपका कुछ भी है बट उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमेशा होती है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और हम कह सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आंसर क्या होगा बी 2। नेक्स्ट, नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, इस पर हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा पॉइजन, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी m होता है और वेरिएंस भी m होता है। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज गिवन, और डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन आपको निकालना है। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला होगा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अब मेरे पास मीन माइनस मोड दिया हुआ है 33 और क्वेश्चन में हमसे किसका डिफरेंस पूछा है, इसी का तो डिफरेंस पूछा है मीन माइनस मीडियन का, तो ये हो जाएगा 11, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 11। नेक्स्ट, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू होती है ना वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओगिव्स मीट एट अ पॉइंट नोन एज। अब लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव कहाँ मीट करते हैं, मीडियन पे, तो करेक्ट आंसर होगा बी मीडियन। नेक्स्ट, if mean and coefficient of variation of the marks of any student is given, what will be the variance of them। अब देखो coefficient of variance का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास coefficient of variation दिया हुआ है 80, मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया बट मेरे पास मीन दिया है मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 5 और हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी 16। क्या हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा है, नहीं, हमसे तो क्वेश्चन में वेरिएंस मांगा है, तो सिंपली हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, 53 ट्यूसडेज, 53 थर्सडेज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि नॉन लीप ईयर में ओवरऑल 365 डेज होता है और लीप ईयर में कितना होता है 366 डेज। अब क्योंकि मैं पता है कि हर साल 52 वीक्स होता है तो और हर हफ्ते में 7 दिन होता है, तो ये हो गया 364 डेज। अब ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है इसके बीच का,
ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हर किसी की कितनी हो जाएगी 1/7। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 एंड 53 थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। सबको ऐड कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/7। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन द बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू दी हुई है और समेशन डी स्क्वायर दिया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पेयर निकालना है, मतलब एन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमें पता ही है, आर दैट इज रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर -1। बस अब आप क्या करोगे कि इसको इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 10। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 10। और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, जैसे एन स्क्वायर -1 जो नीचे है ना वो उसको एज इट इज़ रखना और यहाँ सारी वैल्यू टोटल कैलकुलेट करके निकाल लेना। फिर इन सारे ऑप्शन को यहाँ रख करके देखना, एन की जगह जो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशंस दिया हुआ है 4। मतलब मेरे पास सी कितना दिया हुआ है 4, आप और एन कितना दिया है 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, बस कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन पूछा है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8 माइनस, और यहाँ अगर n दिया हुआ है 10 तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, यहाँ जो n दिया है वो दिया है 10 और n हम लोग क्या लेंगे हमेशा एक कम, तो 9 लेंगे डिवाइडेड बाय 9। और हमने पहले भी बताया कि अगर अंडर रूट में वैल्यू माइनस है तो आप बाहर भी वैल्यू क्या रखोगे -1/9, और हम कह सकते हैं -1/3 क्योंकि अंडर रूट में था तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कंसिडर द 2 रिग्रेशन लाइन और आपको मीन वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही सिंपली हम लोग इसकी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3 मीन x प्लस 2 मीन y, क्योंकि अभी यही चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया है रिग्रेशन। इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12 मीन x प्लस 2 मीन y इज इक्वल टू 62। माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा -9 मीन x इज इक्वल टू -36। माइनस माइनस कट गया, मीन x की वैल्यू बचेगी 4। फर्स्ट इक्वेशन में मीन x की वैल्यू पुट करना और मीन y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। मीन y की वैल्यू आएगी 7 और ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉर अ m मल्टीप्लाई बाय n टू वे और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो ये ना पॉइंट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, और अगर ये क्लास अभी तक आपने नहीं कवर की तो ये क्लास ज़रूर से कवर कर लेना, हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा B2। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x गिवन है और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है तो आपको वेरिएंस ऑफ y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x निकालना है। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, by(x) निकाल सकते हैं जो कि 1 है, r की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.5, तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और इस 0.5 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 2। स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है वही वैल्यू में निकालनी है तो वेरिएंस ऑफ y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x कितना हो जाएगा 4। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडुकेसी इज, अब टेस्ट ऑफ एडुकेसी इंडेक्स नंबर में कितनी है 4, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिशेस आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, ये सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज, अब परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। जब ये इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रेसिव मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिंपल एग्रेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। बस सिंपली आप क्या करना है, इसका टोटल का लेना डिवाइडेड बाय इसका टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू आएगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 160।
एंड आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन ईयर 2015 एंड 2018 गिवन है। द सैलरी ऑफ सीए जितेंद्र इन 2015 कितनी है? 1,95,000। हाउ मच एडिशनल सैलरी वॉज रिक्वायर्ड फॉर हिम इन 2018 टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन 2015। अब देखो 2015 में जो लिविंग इंडेक्स था वो था 97.5 और 2018 में कितना था? 115। मेरे पास जो सैलरी दी है वो कब की दी हुई है? 2015 की। तो ये जो 2015 की सैलरी है इसको हम 2015 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2018 का इंडेक्स नंबर। तो इससे पता चल जाएगा कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। उसकी सैलरी होनी चाहिए 2018 में 2,30,000। ठीक है, पहले 1,95,000 थी और अब कह रहा है कि उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मेंटेन करना है जो कि उसने 2015 में मेंटेन किया था, तो उसको एडिशनल कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? 35,000। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 35,000। क्लियर? ये नेक्स्ट 20 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू जून 2022 मॉक टेस्ट पेपर। अब ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा दिसंबर 2022 के मॉक टेस्ट पेपर पे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं कि उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा पेपर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर से आते हैं। और हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें वैसे तो हम सारे मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि भी टाइम की शॉर्टेज है तो 2022 के बाद हम 2021 के डिस्कशन कर लेंगे सारे मॉक टेस्ट पेपर। एंड आफ्टर दैट 2019, 18 तक के हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि 2018 से ही ये न्यू पैटर्न आया है रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन। तो वहाँ से लेकर के अब तक के जितने भी मॉक टेस्ट पेपर थे सब हम डिस्कस करेंगे और सबकी एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, सो दैट आपको मॉक टेस्ट पेपर कहीं पे भी ढूंढना ना पड़े। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।